हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। आप में से कुछ लोग काफ़ी लंबे समय से प्रकाश भारती जी के नॉवेल सुनना चाह रहे थे। आपके लिए प्रकाश भारती जी का नॉवेल करोड़ों का वारिस। इसके अलावा भी मुझे जो भी प्रकाश भारती जी के नॉवेल्स मिलेंगे मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश करूँगी। करोड़ों का वारिस। करीमगंज में नेताजी सुभाष मार्ग पर स्थित मेहता एंड मेहता की फर्म के शानदार ऑफिस वाली इमारत से निकलकर अजय अपनी फिएट में सवार हुआ और रिसेप्शनिस्ट कम सेक्रेटरी मिसेज मरवा द्वारा समझाए गए मेहता के निवास स्थान पर पहुंचने के रास्ते को मन ही मन दोहराता हुआ हाईवे की ओर ड्राइव करने लगा। सेक्रेटरी से ही उसे ये भी पता चला कि उसके पुराने दोस्त देवराज मेहता ने, जिससे करीब 4 साल से वह नहीं मिल पाया था, 2 साल पहले शादी कर ली थी और बीच कॉटेज छोड़कर शहर के बाहर गोल्डन हिल नामक पहाड़ी पाश एरिया में हाल ही में बनाई अपनी शानदार कोठी में रहता था। इसका सीधा सा मतलब था मेहता का वकालत का धंधा बढ़िया चल रहा था और वह खासा दौलतमंद हो गया था। हाईवे पर ठीक 2 किलोमीटर के बाद अजय दाईं ओर जाती सड़क पर मुड़ गया। जल्दी ही सेक्रेटरी द्वारा बताई गई पहली निशानी गोल्डन हिल डे बोर्डिंग स्कूल नज़र आने लगा। फिर करीब आधा घंटा मील झील के साथ साथ कार ड्राइव करने के बाद प्राइवेट रोड भी उसे दिखाई दे गई। दोनों ओर पेड़ों से घिरी उस प्राइवेट रोड के अंतिम सिरे पर मौजूद कोठी वाकई शानदार थी। अजय कार पार्क करके प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। तभी प्रवेश द्वार खोलकर माथे पर झुके खिचड़ी बालों वाला एक आदमी बाहर निकला। लंबे लंबे डग भरते हुए लॉन पार करके वह अजय के पास आ पहुंचा। हालांकि उसके जिस्म पर सफ़ेद घरेलू नौकर वाली वर्दी थी, लेकिन चेहरे मोहरे और कद-बुद के लिहाज से धनाढ्यता के उस शांत वातावरण में उसकी मौजूदगी फिट नहीं बैठ रही थी। किससे मिलना है? उसने पूछा। मुझे मिस्टर मेहता ने बुलाया है, अजय ने जवाब दिया। किस लिए? प्रत्यक्षता फसादी किस्म का नज़र आता वह नौकर अजय को ज़रा भी पसंद नहीं आया था। तुम्हें मेहता ने नहीं बताया? उसने पूछा। नहीं, तब तो मैं भी नहीं बताऊंगा। क्यों? सीधी सी बात है, मेहता नहीं चाहता कि तुम इस बारे में जानो। नौकर मुस्कुराया। उसकी वो मुस्कुराहट गुर्राहट जैसी थी जिसका इकलौता मतलब था फसाद। ये मेरे पुराने दोस्त है पीटर, प्रवेश द्वार से देवराज मेहता ने पुकारा। मैं इन्हीं का इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर वह लॉन से गुजरकर उसके पास पहुँचा और अजय से हाथ मिलाकर बोला, अच्छा हुआ तुम आ गए अजय, कई साल बाद मिल रहे हैं हम। हाँ, 4 साल हो गए, अजय ने नोट किया। टेनिस प्लेयर रह चुके करीब 45 वर्षीय मेहता में इस अरसे में कोई तब्दीली नहीं आई थी। सुना है तुमने शादी कर ली? हाँ, मेहता अवश्य मुस्कुराता सा प्रतीत हुआ। मैंने भी आखिरकार यह गुनाह कर ही डाला। वो पास ही खड़े सुन रहे नौकर की ओर पलट गया। तुम जाकर देखो, टीम साहब को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, फिर स्टडी में आ जाना। मिस्टर अजय कुमार कार से लंबा सफ़र करके आए हैं, ये ड्रिंक लेना चाहिए। यस सर। नौकर के लहजे में अदब की कमी थी। मेहता ने ऐसा जाहिर किया मानो इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। अजय को साथ लिए वह कोठी में दाखिल हुआ। लंबे कॉरिडोर से गुजरकर इंडोर टेनिस कोर्ट और अंडाकार स्विमिंग पूल के पास से होते हुए वे जिस कमरे में पहुंचे वो शेष इमारत से अलग थलग सा था। बैठो अजय, मेहता के डेस्क के सम्मुख रखी चमड़ा मढ़ी कुर्सियों की ओर संकेत करते हुए कहा। अजय ने कुर्सी पर बैठकर प्लेयर गोल्ड लीफ का एक सिगरेट सुलगा लिया। पीटर आने वाला ही होगा, मेहता बोला। उसके अदब से पेश न आने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्त। दरअसल आजकल सही किस्म के नौकरों का मिलना मुश्किल है, इसलिए मैं अपने सारे काम खुद ही करता हूँ, अजय बोला। अच्छा करते हो, मेहता ने कहा और डेस्क के सिरे पर बैठकर राजघराना लहजे में बोला। जो काम मैं तुम्हें सौंपने जा रहा हूँ वो बड़ा ही नाजुक काम है। उसके लिए सबसे पहली और ज़रूरी शर्त है किसी भी तरह की पब्लिसिटी न होने देना। तुम्हें इस मामले से अपने पेशे को दूर ही रखना होगा। थंडर के प्रेस रिपोर्टर की बजाय तुम एक प्राइवेट डिटेक्टिव के तौर पर काम करोगे और वही बनकर रहोगे। कल रात फ़ोन पर भी तुमने ऐसा ही संकेत दिया था, अजय बोला। इसलिए मैं विराटनगर से ही तैयारी करके चला था। मैं बाकायदा लाइसेंस्ड प्राइवेट डिटेक्टिव भी हूँ। आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास है। दैट्स गुड।
दूसरी अहम बात है, अगर तुम कुछ पता लगाते हो तो उसकी रिपोर्ट मुझे ज़ुबानी दोगे। मामले की नज़ाकत को देखते हुए ये एहतियात भी ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी रिपोर्ट किन्हीं गलत हाथों में जा पहुँचे। समझ गए? हाँ। अब ये बताओ कि ये तुम्हारा मामला जाती है या तुम्हारे किसी क्लाइंट का? बेशक क्लाइंट का ही है। मैंने फ़ोन पर भी तुम्हें बताया तो था। सॉरी, मैं भूल गया था। खैर, मेरी उस क्लाइंट ने बड़ा ही मुश्किल काम मुझे सौंपा है। साथ बात यह है, मुझे नहीं लगता कि जो वो चाहती है उसमें ज़रा सी भी कामयाबी मिल सकेगी। वो क्या चाहती है? एक नामुमकिन काम। मेहता सामने दीवार के साथ रैक में रखी मोटी किताबों को ताकता हुआ बोला। जब किसी आदमी को गायब हुए 20 बरस से भी ज़्यादा अरसा हो जाता है तो 99% चांसेस इसी बात के होते हैं कि वह मर खप चुका है। 1% के तौर पर यह भी सोचा जा सकता है वह आदमी नहीं चाहता कि उसे ढूंढा जाए। तब तो ये पुलिस के मिसिंग पर्सनल ब्यूरो का केस है। ये एकदम होपलेस केस है। अपनी क्लाइंट को भी यह समझाने की कोशिश मैं कर चुका हूँ, लेकिन साथ ही ये भी सही है कि जो वो चाहती है उसे कराने से भी इनकार मैं नहीं कर सकता। वो बूढ़ी, बीमार और काफ़ी हद तक ज़िद्दी औरत है, और दौलतमंद भी। मेहता ने यूँ मुँह बनाया मानो कोई घटिया बात कह दी गई थी। वह टैक्सेशन, एस्टेट वगैरह के मामलात का स्पेशलिस्ट था, और उसके सर्कल में ज़्यादातर लोग ऐसे थे जिनके पास इतनी ज़्यादा दौलत होती है कि उसकी कोई परवाह उन्हें नहीं होती, क्योंकि उसकी परवाह करने की सरदर्दी वे मेहरा एंड मेहता को सौंप चुके होते हैं। उस लेडी का मरहूम पति उसके लिए बहुत कुछ छोड़ गया था। बोला, नतीजा चाहे कुछ भी रहे, तुम्हें अपने मेहनताने की अच्छी रकम मिलेगी। तभी अजय के पीछे नौकर प्रकट हुआ। हालांकि उसके चलने में कोई आहट नहीं हो रही थी, लेकिन अंदर दाखिल होते समय उसने जब दरवाजे का पर्दा खिसकाया था तो पर्दा खिसकाया जाने की वजह से बाहर की धूप का एक हिस्सा अंदर भी आ गया था। इसी से अजय को उसके आने का पता चल गया था। तुमने काफ़ी देर लगाई आने में, मेहता बोला। जिन विद लाइव कार्डियल बनाने में देर ही लगती है। लेकिन मैंने तो ये बनाने के लिए तुमसे नहीं कहा था। मेम साहब ने कहा था तुम्हें लंच से पहले या किसी और वक्त उसे ड्रिंक नहीं देना चाहिए। ये बात उन्हीं को कहिए। वो तो मैं कहूँगा ही, इस वक्त तुमसे कह रहा हूँ। यस सर। मेहता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमसे कितनी बार कहा है कि बोलने का तुम्हारा यह तरीका मुझे कतई पसंद नहीं है। नौकर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में ढीठता भरे भाव थे। उसने यूँ अजय की ओर देखा मानो उससे तारीफ पाना चाहता था। तुम्हारी सर्वेंट प्रॉब्लम वाकई अजीब है, अजय ने मेहता को सपोर्ट करते हुए कहा। नहीं, पीटर का मतलब और नीयत गलत नहीं है, बस अपनी आदत को ये नहीं छोड़ पा रहा है, मेहता ने कहा और जबरन मुस्कुराते हुए पूछा, तुम क्या लोगे अजय? मुझे तो स्कॉच या छोटा पैग लेना है। मैं भी वही लूँगा, लेकिन छोटा नहीं, लार्ज। नौकर चला गया। उस आदमी के गायब होने के बारे में बताओ, अजय बोला। मेरे विचार से इसे गायब होना कहना ठीक नहीं होगा। मेरी क्लाइंट का बेटा जानबूझकर अपना घर छोड़कर चला गया था। परिवार वालों ने उसे वापस लाने या उसका पता लगाने की कोशिश नहीं की, बरसों तक। क्यों? मेरा ख्याल है वे लोग भी उससे उतने ही नाखुश थे जितना कि वो उनसे था। उन्हें वो लड़की कतई पसंद नहीं थी जिससे उसने शादी की थी। इसके अलावा उनके आपसी झगड़े की और भी वजह ज़रूर थी। वे वजह कितनी बड़ी और कितनी गंभीर थी इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि करोड़ों की जायदाद वह इकलौता वारिस था, लेकिन अपने इस हक को भी छोड़कर वह चला गया। उसका कोई नाम भी है या उसे मिस्टर एक्स कहकर ही पुकारा जाएगा? मेहता आहत सा नजर आने लगा, मानो ये जानकारी देते हुए उसे बड़ा भारी कष्ट हो रहा था। वह यहाँ के मशहूर और पुश्तैनी रईस दीवान खानदान का रोशन चिराग है, अनिल कुमार दीवान। सन 1931 में वह कहीं चला गया था और अपना कोई पता तब से उसने नहीं दिया। उन दिनों उसकी उम्र 22 साल थी और कॉलेज की पढ़ाई उसने ख़त्म ही की थी। 23 साल हो गए। सुनने में इतना लंबा अरसा लगता है मानो पिछली सदी की बातें कर रहे हो। इसलिए मैंने इसे तकरीबन होपलेस केस कहा था, लेकिन मिसेज दीवान अपने बेटे को तलाश करना चाहती है। वह किसी भी रोज़ स्वर्ग सिधार सकती है और मरने से पहले इस तरह अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी की गलती को सुधारना चाहती है। कौन कहता है कि वह स्वर्ग सिधारने वाली है? उसका फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर दिनेश चंद मदान। पीटर ट्रे सहित कमरे में दाखिल हुआ और किसी अनुभवी नौकर जैसी तत्परता का प्रदर्शन करने का प्रयास करते हुए ड्रिंक सर्व करने लगा। अजय ने नोट किया उसके हाथ के पृष्ठभाग पर लंगर का नीला गुदना बना हुआ था।
वह सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वह कोई नाविक था। जो गिलास उसने दिया था उस पर लगे लिपस्टिक के पुराने दाग से जाहिर था कि तजुर्बेकार होना तो दूर रहा, मामूली घरेलू नौकर भी पीटर नहीं था। पीटर चला गया। अनिल दीवान ने जब घर छोड़ा, अजय ने पूछा, वह शादीशुदा था? हाँ, दरअसल इस सब की असली और बड़ी वजह उसकी पत्नी ही थी। उन दिनों उसे बच्चा होने वाला था। क्या इस मामले में किसी गोलमाल के संकेत मिले हैं? जहाँ तक मुझे जानकारी है, नहीं। उन दिनों दीवान परिवार से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। अनिल दीवान के चले जाने के हालात के बारे में मिसेज दीवान ही बेहतर बता सकती है। मैं उसी से तुम्हारी बातें करवाऊंगा। मेहता ने अपना गिलास ऊपर उठाया। चीयर्स। घूंट लेने के बाद बोला, लेकिन तुम्हें वहाँ ले जाने से पहले मैं ये आश्वासन चाहता हूँ कि तुम पूरा वक्त इसी पर काम करोगे। मिसेज दीवान किस हद तक कोशिश करना चाहती है? जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा तुम कर सकते हो। इस मामले में अगर तुम किसी बड़ी प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी की मदद लेते हो तो बेहतर होगा। नहीं अजय, तुम मेरे पुराने दोस्त हो। ऐसे मामले के लिए तमाम ज़रूरी खूबियाँ भी तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी काबिलियत और तुम पर भरोसा मुझे है, जो किसी दूसरे पर मैं नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी स्कैंडल की वजह से मिसेज दीवान के आखिरी दिनों पर कालिक पुतनी देना मैं नहीं चाहता। इस सारे मामले में सबसे अहम बात है परिवार की प्रतिष्ठा को बचाए रखना। ठीक है, मैं इन तमाम बातों का ध्यान रखूंगा। शुक्रिया दोस्त। ड्रिंक ख़त्म करके दोनों स्टडी से बाहर आ गए। टेनिस कोर्ट के पास से गुजरते वक्त करीब 24 वर्षीय एक सुंदर युवती केले के पेड़ों के पीछे से निकली। वह जीन्स और शर्ट पहने थी और उसकी चाल में हल्की सी लड़खड़ाहट थी। हेलो देवराज, वह बोली। उसके स्वर में भारीपन था। फैंसी मीटिंग यू हियर। आई लिव हियर। कहा तो यही जाता है। अनीता, देवराज मेहता सावधानीपूर्वक शब्दों का चयन करता हुआ बोला, ऐसी बातें करने का वक्त ये नहीं है। जानती हो अभी तक मैं ऑफिस क्यों नहीं गया? यहाँ रहकर तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। खैर, अब कहाँ जा रहे हो? बाहर। बाहर कहा? तुम्हें इस तरह मुझसे जवाब तलब करने का कोई हक नहीं है। मुझे पूरा हक है। वह मेहता के सामने तनी खड़ी थी। खांसी पिए होने के बावजूद नशे में नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अगर उसकी घनी पलकों के ऊपर नीचे स्याह गोलाइयाँ नहीं उभरी होती तो उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों ने यकीनन खूबसूरत नजर आना था। मेरे पति को कहाँ ले जा रहे हो? उसने अजय से पूछा। मैं नहीं, मिस्टर मेहता मुझे ले जा रहे हैं, अजय ने जवाब दिया। काम के सिलसिले में? कैसा काम? किसका काम? इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं डियर। मेहता अपनी पत्नी की पीठ में बार डालता हुआ बोला। अब तुम अपने कमरे में चलो। मिस्टर अजय कुमार प्राइवेट डिटेक्टिव है और मेरे लिए एक केस पर काम कर रहे हैं। इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं नहीं मानती। पति की बाह झटक कर अनीता अजय की ओर पलट गई। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मेरे बारे में पता लगाने के लिए कुछ नहीं है। इस मकबरे जैसे घर में मैं अकेली पड़ी रहती हूँ। यहाँ न तो कोई बातें करने के लिए है और न ही कोई काम मेरे लिए है। काश मैं किरतपुर में ही रही होती। वहाँ के लोग मुझे चाहते हैं। प्रत्यक्षता अनीता असंतुष्टता, उपेक्षा और अकेलेपन की शिकार का प्रतीत होती थी। मेहता यूं से देख रहा था मानो उसे उम्मीद थी कि अनीता के अंदर उभरते जज्बात का तूफान अपने आप खत्म हो जाएगा। यह भी सब तुम्हें चाहते हैं डार्लिंग? वह स्नेहपूर्वक बोला। नहीं, यहाँ सब मुझसे नफरत करते हैं। यहाँ तक कि अपने ही घर में अपनी मर्जी से मैं ड्रिंक का ऑर्डर भी नहीं दे सकती। ऐसी बात नहीं है। सुबह के वक्त तुम्हें ड्रिंक नहीं लेना चाहिए। तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। अनीता का क्रोध आत्मकरुणा में बदल गया और आंतरिक आवेश के कारण उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरी कोई परवाह नहीं तुम्हें। मैं तुम्हारी पूरी परवाह करता हूँ। इसलिए नहीं चाहता कि तुम सुबह से ही पीना शुरू कर दो और फिर इधर उधर भटकती फिरो। आओ अंदर चलते हैं। मेहता ने उसकी पीठ में पुनः बाहें डाल दी। इस दफ़ा अनीता ने प्रतिरोध नहीं किया। मेहता उसे सहारा दिए निकटतम दरवाजे से अंदर ले गया। अजय प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। अजय को पूरा आधा घंटा अपनी कार में मेहता का इंतज़ार करना पड़ा। शानदार सूट पर मैचिंग टाई लगाए और हाथ में ब्रीफ केस उठाए अब वो पूरा बिजनेसमैन नजर आ रहा था। वो अपनी मारुति 1000 में सवार हुआ और अजय को अपने पीछे आने का संकेत करके कार ड्राइव करने लगा। अजय की फीएट भी उसके पीछे लगी रही। करीब 40 मिनट बाद
दोनों कारें दीवान पैलेस की पुरानी शानदार महल नुमा इमारत के गेट में दाखिल हुई और लंबे ड्राइववे से गुजरकर इमारत के पहलू में पोर्च के नीचे जा रुकी, जहां पहले से ही एक मारुति वैन खड़ी थी। उस प्लस के लाल निशान से जाहिर था कि उसका मालिक कोई डॉक्टर था। पास ही पेड़ों के साए में बनी कोर्ट में दो लड़कियां बैडमिंटन खेल रही थी। उनमें से एक लड़की की पीठ पोर्च की ओर थी। कोशिश करने के बावजूद वह शटल को नहीं मार पाई। ओह डैम इट, गुस्सा आ गया, देवराज मेहता ने कार से उतरकर कहा। वह किसी डांसर की भांति एड़ियों पर उधर ही घूम गई। अजय भी कार से बाहर आ चुका था। उसने देखा वास्तव में वह लड़की नहीं बल्कि 35 वर्षीय युवती थी। उसके चेहरे पर क्रोध की हल्की सी छाया थी, जिसे उसने अपनी मुस्कुराहट से छिपा लिया, और अपने इस अंदाज में वह औरत कम लड़की ज़्यादा नजर आई। मैं फॉर्म में नहीं हूँ, वो बोली, वरना रोज़ी मुझे कभी नहीं हरा सकती। झूठ मत बोलो, नेट के दूसरी ओर खड़ी लड़की चिल्लाई। पिछले हफ्ते में 3 दफ़ा तुम्हें हरा चुकी हूँ, आज चौथी बार है। अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, इस गेम में भी मैं तुम्हें हरा दूंगी, रोज़ी ने कहा। उसकी तेज़ आवाज़ उसके हुलिये से मेल नहीं खा रही थी। उसकी उम्र कोई 18 साल थी। गुलाबी रंगत लिए गोरा रंग, औसत कद, सुंदर चेहरा और मासूमियत भरी बड़ी बड़ी काली आंखें। युवती ने शटल उठाकर नेट के दूसरी ओर उछाल दी। दोनों पुनः खेलने लगी, इतने जोश के साथ मानो उस गेम की उनके लिए बड़ी भारी अहमियत थी। डोरबेल की जवाब में एक नौकरानी ने प्रवेश द्वार खोला। वह अजय और मेहता को रिसेप्शन हॉल में ले गई। लंबे चौड़े कमरे में ऊंची छत से काले अंगूरों के गुच्छे की शक्ल वाले 2 बड़े बड़े फानूस लटके हुए थे। फर्नीचर भी काला, भारी और काफ़ी पुराना था। कीमती पेंटिंग से सजी दीवारों के साथ करीनी से रखा हुआ था। मोटी दीवारों में बनी मजबूत खिड़कियां किसी मध्ययुगीय कील की खिड़कियों की भांति नजर आ रही थी। डॉक्टर मदान मैडम के पास है, मेहता ने नौकरानी से पूछा। यस सर, काफ़ी देर से आए हुए हैं, अब जाने ही वाले होंगे। मैडम को अटैक तो नहीं हुआ? नो सर, डॉक्टर साहब की रेगुलर विजिट है। डॉक्टर से कहो कि जाने से पहले मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। राइट सर। नौकरानी चली गई। मेहता अजय की ओर देखे बगैर बोला, अपनी पत्नी के व्यवहार के लिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि औरतों के मिजाज को समझ पाना नामुमकिन है। तुमने शादी तो नहीं की? नहीं, इस मुसीबत को पालना मैं नहीं चाहता। मैं जानता हूँ तुम बैचलर हो, लेकिन औरतों के मामले में काफ़ी तजुर्बा तुम्हें भी है। अजय मुस्कुराया, लेकिन औरत के पत्नी रूप का नहीं। वो तजुर्बा मुझे है। दरअसल शादी के बाद हर एक औरत चाहती है कि पति अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसी के साथ गुजारे। इसी वजह से मेरा गोल्फ, टेनिस वगैरह सब कुछ छूट चुका है। सच बात तो यह है कि कोई भी शौक़ मुझे नहीं रहा। पर्सनल लाइफ नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। फिर भी मेरी पत्नी संतुष्ट नहीं है। अब तुम ही बताओ, ऐसी औरत का क्या किया जाए? ऐसे मामलात में सलाह देना अजय की आदत नहीं थी। मैं क्या बताऊँ, तुम तो खुद वकील हो, उसने कहा और दीवारों पर लगी पेंटिंग्स को पास जाकर देखने लगा। मेहता खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। नौकरानी ऊंचे कद, स्वस्थ शरीर और गंभीर चेहरे वाले एक लगभग 60 वर्षीय आदमी के साथ वापस लौटी। मेहता ने डॉक्टर मदान के रूप में उसका परिचय कराया। मिस्टर अजय कुमार एक प्राइवेट डिटेक्टिव है डॉक्टर, कहकर उसने पूछा, मिसेज दीवान ने आपको बताया कि वह क्या चाहती है? डॉक्टर के माथे में सिकुड़ने पड़ गई। हाँ, वो अपने बालों में हाथ फेर कर बोला, मेरा ख्याल था कि अनीता का मामला बरसों पहले ख़त्म हो चुका है। इस किस्से को फिर से उठाने के लिए किसी ने मैडम को उकसाया है। जहाँ तक मैं जानता हूँ किसी ने भी नहीं। ये उनका अपना ही आइडिया है। कैसी है वह? वैसी ही जैसी कि होनी चाहिए। मालती रानी दीवान 70 पार कर चुकी है। ट्रबल के साथ साथ उन्हें अस्थमा भी है, और बुढ़ापे में अगर ये दोनों बीमारियां लग जाए तो पेशेंट के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। एकदम से तो कोई खतरा नहीं है, ऐसा कुछ लगता तो नहीं है, लेकिन अगर उन्हें कोई शौक लगता है या मानसिक क्लेश पहुंचता है तो क्या होगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अस्थमा एक इमोशनल डैमेज है। मरीज के जज्बात का सीधा असर इस रोग पर पड़ता है। इसलिए मैडम को अपने नाकारा बेटे के लिए इतनी ज़्यादा आंदोलित होना मुझे ठीक नहीं लगता। आखिर उससे वह क्या पाने की उम्मीद करती है? भावनात्मक संतुष्टि। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने बेटे के साथ ज्यादती की थी और अब अपनी उस गलती को सुधारना चाहती है। लेकिन क्या वह मर नहीं गया? मेरा ख्याल है उसे कानूनी तौर पर मृत मान लिया जा चुका है। वो मर गया हो सकता है। कुछ एक साल पहले हमने ऑफिशियल जांच कराई थी, तब उसे गुम हुए पहले ही 14 साल हो चुके थे।
जबकि अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक लापता रहा तो कानून द्वारा वह मृत मान लिया जाता है। मैं कानून द्वारा उसे मृत घोषित कराने की दिशा में कार्यवाही करना चाहता था, मगर मिसेज दीवान ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। मैं समझता हूँ कि वह हमेशा ये ख्वाब देखती रही है कि अनिल किसी रोज़ भी वापस आकर अपनी विरासत को संभाल लेगा, और पिछले कुछ हफ्तों से उन पर इस बात का बाकायदा भूत सवार हो गया। मैं नहीं मानता, डॉक्टर बोला। मुझे लगता है मिसेज दीवान के दिमाग में किसी ने ये बात बैठाई है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों किया गया है। आपके विचार से किसने ऐसा किया हो सकता है? शायद कोमिला वर्मा ने। उसका मिसेज दीवान पर काफ़ी प्रभाव है। जहाँ तक सपनों की बात है, कोमिला के अपने भी कुछ सपने थे। किशोर उम्र में वह हर वक्त अनिल के पीछे लगी रहती थी, मानो उसके लिए दुनिया में वही सब कुछ था। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मैं कोमिला से बात करूँगा। ये सिर्फ मेरा अंदाज़ा है कि कोमिला वर्मा ने मिसेज दीवान के दिमाग में ये बात बैठाई हो सकती है। मुझे गलत मत समझना। मैं चाहता हूँ कि इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए। मैं खुद भी ऐसी ही कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन मिसेज दीवान की बात मानने से सीधा इनकार भी मैं नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि तुम इस मामले को सुस्त रफ्तार से ही चलने दो, बगैर कोई सही नतीजा निकाले। हो सकता है धीरे धीरे मिसेज दीवान की भी इसमें दिलचस्पी खत्म हो जाए। डॉक्टर ने अजय पर निगाह डाली। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी हाँ, अजय बोला। सही मायने में इन्वेस्टिगेशन न करके इन्वेस्टिगेशन करने का दिखावा करते रहो, लेकिन क्या ऐसा करना बहुत महंगा नहीं पड़ेगा? इसकी फिक्र तुम मत करो। इसे दीवान के पास इतनी जायदाद और इतने कारोबार है कि उनकी 1 महीने की आमदनी उनके पूरे साल के खुले खर्चों से भी कई गुना ज़्यादा है, डॉक्टर ने कहा। फिर संक्षिप्त मौन के पश्चात बोला, मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम अपना काम न करो। तुम ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करो, लेकिन अगर तुम्हें कोई बात पता लगती है जिससे मिसेज दीवान परेशान हो सकती है, ये अजय को मैं पहले ही समझा चुका हूँ। मेहता जल्दी से हस्तक्षेप करता हुआ बोला, अजय मुझे रिपोर्ट देगा और मैं समझता हूँ मुझ पर आप भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता हूँ। आप अनिल दीवान को जानते थे डॉक्टर? अजय ने पूछा। हाँ, वह किस तरह का आदमी था? डॉक्टर ने दरवाजे में खड़ी नौकरानी की ओर देखा। उसकी निगाहों का आशय समझकर वह चली गई। अनिल सुंदर, स्वस्थ और खुश मिजाज नौजवान था, लेकिन दीवान परिवार की कोई खूबी उसमें नहीं थी। किसी भी तरह के कारोबार से उसे सख्त चिढ़ थी। वह अक्सर कहा करता था कि राइटर बनना चाहता है, लेकिन उसमें लेखकीय प्रतिभा का कोई लक्षण मैंने कभी नहीं देखा। उसे सिर्फ 2 ही काम आते थे, शराब पीना और लड़कियों से सोबत करना। मेरा ख्याल है सलीमपुर में वह बदमाशों के किसी गिरोह के साथ रहता था। पैसे की कोई कमी उसे नहीं थी, इसलिए मुझे यकीन है उसके पैसे की खातिर किसी बदमाश ने उसकी हत्या कर दी होगी और लाश समुद्र में फेंक दी होगी। क्या इसका कोई सबूत या संकेत मिला था? जहाँ तक मुझे जानकारी है, नहीं। लेकिन 20-22 साल तक सलीमपुर एक खतरनाक शहर था, कम से कम किसी दौलतमंद नौजवान प्लेबॉय के लिए। ज़रूर वह किसी भारी बखेड़े में फंस गया था, इसीलिए उसे उस जैसी लड़की से शादी करनी पड़ी थी। आप उस लड़की को भी जानते थे? मेहता ने पूछा। मैंने उसे एग्जामिन किया था। मिसेज दीवान ने चेक करने के लिए उसे मेरे पास भेजा था। इसका मतलब है वो यहाँ करीमगंज में भी रही थी? अजय ने जानना चाहा। शायद कुछ एक रोज़ रही थी। अनिल शादी के कोई हफ्ता भर बाद उसे यहाँ लाया था। मुझे यकीन है वो अच्छी तरह अपने माँ बाप और उनकी दौलत को चिढ़ाना चाहता था, मगर वाकई उसका इरादा यही था तो वह इसमें पूरी तरह कामयाब हो गया था। लड़की में ऐसी क्या कमी थी? वह 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन आपने तो बताया कि यहाँ आने से हफ्ता भर पहले ही उन्होंने शादी की थी। हाँ, उस लड़की ने अनिल को फंसा लिया था। मैंने लड़की से बातें की थी। उसकी बातों से जाहिर था कि अनिल उसे झुग्गी झोपड़ियों से निकाल कर लाया था। प्रेगनेंसी की वजह से उसका पेट निकला हुआ था। उसके बावजूद वह काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन उसे ज़िंदगी के मुश्किल और तल्ख तजुर्बों के दौर से गुजरना पड़ा था। उसकी जांघों और नितंबों पर जख्मों के पुराने निशान थे। उनके बारे में उसने तो मुझे नहीं बताया, मगर जाहिर था कि उसकी अक्सर पिटाई की जाती रही थी। तभी मासूम आंखों वाली लड़की, जिसे अजय बैडमिंटन कोर्ट में देख चुका था, दरवाजे में आ खड़ी हुई। वह टी शर्ट पैंट पहने थी। पैंट के पाउचों को उसने घुटनों तक ऊपर मोड़ रखा था। पापा, उसने पूछा, कितनी देर और लगेगी? डॉक्टर ने उसकी ओर गर्दन घुमाई। अगले ही पल उसका चेहरा सुर्ख हो गया। अपनी पैंट नीचे करो रोज़ी।
क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। आप अकेले में भी कह सकते थे। खैर, मुझे कितनी देर और इंतज़ार करना होगा? तुम मिसेज दीवान को नॉवेल पढ़कर नहीं सुनाओगी? नहीं, लेकिन तुमने तो वादा किया था। मैंने नहीं, आपने मेरी ओर से प्रॉमिस किया था। मैं कोमिला के साथ बैडमिंटन खेल चुकी। आज के लिए मेरे लिए ये काफ़ी है। डॉक्टर ने अपनी कलाई ऊपर उठाकर यूं रिस्ट वॉच पर निगाह डाली मानो वह उसकी तमाम परेशानियों की जड़ थी। चलता हूँ, मुझे और पेशेंट भी विजिट करने हैं। आप अनिल की पत्नी का हुलिया का या नाम बता सकते हैं? अजय बोला। नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हुलिया वो औसत कद की पतली दुबली सी लड़की थी। रंग गोरा था, आंखें काली और बड़ी बड़ी, और बाल घने काले और लंबे। डॉक्टर ने कहा, मिसेज दीवान अगर खुद ही उस लड़की का जिक्र करे तो ठीक है, वरना उनसे इस बारे में पूछने की सलाह मैं नहीं दूंगा। डॉक्टर जाने के लिए पलटा तो मेहता ने उसे टोक दिया। क्या अजय मैडम से पूछताछ कर सकता है? मेरा मतलब है, इससे उनकी हार्ट ट्रबल या अस्थमा पर तो असर नहीं होगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अगर मिसेज दीवान चाहती है कि हार्ट अटैक या अस्थमा का अटैक हो तो उसे रोकने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अनिल अगर उनके दिमाग पर आया हुआ है तो उसके बारे में बातें करना ही उनके लिए बेहतर होगा, बजाय इसके कि वह अकेली इस बारे में सोचती रहे। डॉक्टर उनसे विदा लेकर चला गया। नौकरानी अजय और मेहता को सेकेंड फ्लोर पर उस कमरे में ले गई जहाँ मिसेज मालती रानी दीवान उनका इंतज़ार कर रही थी। कमरे में दवाइयों की गंध थी। खिड़कियों पर भारी पर्दे झूल रहे थे। मिसेज दीवान टांगों पर शॉल डाले एक आरामदेह कुर्सी में पसरी हुई थी। वह रेशम की सफ़ेद साड़ी ब्लाउज पहनी थी। बुढ़ापे के बावजूद उनका व्यक्तित्व आकर्षक था और चेहरे पर अधिकारपूर्ण भाव थे। तुमने बहुत इंतज़ार कराया देवराज, वह गूंजते से स्वर में बोली। मेरा लंच का समय हो गया है, जबकि तुम्हें डॉक्टर मदान से पहले यहाँ आना था। आई एम वेरी सॉरी मैडम, मुझे घर ही देर हो गई थी। सफाई मत दो, मुझे सफाई से नफरत है। ऐसा कहना दूसरों के सब्र का और ज़्यादा इम्तहान लेना होता है। मिसेज दीवान गौर से मेहता को देख रही थी। क्या तुम्हारी पत्नी फिर तुम्हें परेशान कर रही है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गुड। तलाक के बारे में मेरे विचार तुम जानते हो। तुम्हें उससे शादी न करने की मेरी सलाह पर अमल करना चाहिए था। शादी करने की एक उम्र होती है। 45 साल की उम्र तक शादी न करने वाले आदमी को ये इरादा पूरी तरह दिमाग से निकाल ही देना चाहिए। हमारी शादी के समय मेरे पति की उम्र 50 साल थी। नतीजे के तौर पर मैं 22 साल से विधवा की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मैं जानता हूँ आप पर यह अरसा मुश्किल गुजरा है, मेहता ने कहा। नौकरानी कमरे से जाने लगी तो मिसेज दीवान ने उसे पुकारा। ठहरो, कोमिला से कहो कि मेरा लंच लेकर आए। अगर वह खुद भी खाना चाहती है तो अपने लिए सैंडविच लेकर आ सकती है। जाओ और कोमिला से बोल दो। यस मैडम। नौकरानी चली गई। इसे दीवान ने अपने दोनों ओर पड़ी 2 कुर्सियों की ओर हाथ हिलाकर बैठने का संकेत किया। फिर पैनी निगाहों से अजय को देखा। क्या यही आदमी मेरे नाकारा बेटे का पता लगाएगा? यस मैडम, मेहता ने जवाब दिया। ये मिस्टर अजय कुमार है। मैं पता लगाने की कोशिश करूँगा मैडम, अजय डॉक्टर की सलाह को याद करता हुआ बोला। लेकिन किसी ठोस नतीजे का वादा मैं नहीं कर सकता। आपके बेटे को गुम हुए एक लंबा अरसा हो गया है। इस बात को मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। अनिल को आखिरी दफ़ा मैंने 11 अक्टूबर 1931 को देखा था। बड़ी ही गुस्से और नफ़रत के माहौल में हम जुदा हुए थे। इन तमाम बरसों तक वही गुस्सा और नफ़रत मेरे दिल को कुतरता रहा है, लेकिन इन्हें साथ लिए मैं नहीं मर सकती। मैं अनिल को वापस पाना चाहती हूँ, उसे समझाकर माफ़ करना चाहती हूँ और ख़ुद भी उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उसके स्वर और लहजे में दिली जज्बात का गहरा पुट था। प्रत्यक्षतः इस मामले में वह गंभीर थी। इसके बावजूद अजय को लगा इसमें कुछ बनावट भी थी। ऐसा लगता था मानो एक लंबे अरसे से अपने जज्बात के साथ खेलती हुई वह उन्हें दबाने की कोशिश करती रही थी। आप उससे माफ़ी मांगना चाहती है? हाँ, उसके साथ किए अपने व्यवहार के लिए। वह एक बेवकूफ़ नौजवान था और कुछ एक ऐसी गलतियां कर बैठा था जो आदमी को तबाह कर डालती है। लेकिन इसके बदले में मेरे पति और मैंने उसे घर से निकाल कर जो उसके साथ किया, उसे भी सही नहीं कहा जा सकता। वो हमारा बड़ा ही शर्मनाक एक्शन था। इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए, अपनी उस गलती को मैं सुधारना चाहती हूँ। अगर उसकी पत्नी अभी भी उसके साथ है तो उसे भी स्वीकारने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम ये बात मेरे बेटे को बता सकते हो। मरने से पहले अपने पोते या पोती को भी मैं देखना चाहती हूँ। अजय ने मेहता की ओर देखा तो उसे असहमतिपूर्ण ढंग से धीरे से सिर हिला दिया। मैं जानती हूँ तुम दोनों क्या सोच रहे हो, मिसेज दीवान ने कहा। तुम सोच रहे हो कि अनिल मर चुका है।
लेकिन तुम्हारा ख्याल गलत है। अगर वो मर गया होता, उसने अपनी छाती पर बाई और हाथ फिराया, तो माँ के दिल को ज़रूर पता लग जाना था। वो मेरा इकलौता बेटा है और ज़रूर जिंदा है। कहा है इसका पता लगाकर तुमने उसे वापस लाना है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा मैडम, अजय बोला। लेकिन दो एक बातें ऐसी हैं जिनसे आप मेरी मदद कर सकती हैं। मसलन जिस वक्त आपका बेटा गायब हुआ उन दिनों उसके दोस्त कौन थे? उसके किसी दोस्त को मैं नहीं जानती। वह कॉलेज में पढ़ रहा था, वहाँ तो उसके दोस्त रहे होंगे। वो पिछले मार्च में ही कॉलेज छोड़ चुका था। अपना ग्रेजुएशन भी उसने पूरा नहीं किया। खैर, उसके कॉलेज के साथियों से भी कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। उसके पिता ने खुद वहाँ जाकर सबसे बारीकी से पूछताछ की थी। कॉलेज छोड़ने के बाद आपका बेटा कहाँ रहा? सलीमपुर के ही एक स्लम एरिया में उस लड़की के साथ। उसका वहाँ का एड्रेस है आपके पास? होना तो चाहिए। मैं कोमिला से पता लगाऊंगी। जब वह अपनी पत्नी के साथ यहाँ से गया था तो क्या उनकी योजना वापस सलीमपुर जाने की थी? मुझे नहीं मालूम। जाने से पहले मुझसे वो नहीं मिला। अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है तो वे दोनों आपसे मिलने आए थे। हाँ, लेकिन वे एक रात भी यहाँ नहीं ठहरे। अगर आप उनके आने और जाने के समय के हालात के बारे में सही ढंग से बता सके तो मुझे काफ़ी मदद मिलेगी। अजय सावधानीपूर्वक शब्दों का चयन करता हुआ बोला। मसलन आपके बेटे ने अपनी भावी योजना के बारे में कुछ कहा था, या उसकी पत्नी ने कुछ बताया था, या फिर उसकी पत्नी के बारे में कोई और बात जो आपको याद हो? आपको उसका नाम याद है? अनिल उसे मंजू कहता था। ये उसका असली नाम था या नहीं मैं नहीं जानती। हमारे बीच बहुत ही कम बातें हुई थी। मुझे याद नहीं कि क्या कुछ कहा गया था। माहौल इतना बेमज़ा था कि बरसों तक मेरे मन में कड़वाहट घुली रही। इसकी असली वजह वो लड़की ही थी। वह निहायत घटिया किस्म की और पैसे की ताक में रहने वाली लड़की थी। ये आप कैसे कह सकती है? अपने तजुर्बे और उसकी हालत से इसे दीवान के स्वर में कटुता आ गई। उसका लिबास सस्ता और भड़कीला था। बोलने का ढंग एकदम सड़क छाप। बड़ी ही वाहियात बातें करती थी। अपने पेट में पल रहे बच्चे के बारे में तक उसने बेहुदा मजाक किए थे कि वह, उसका स्वर धीमा हो गया, उसके पेट में आया किससे था? वह बेशर्म और बेहया तो थी ही। नैतिकता नाम की चीज़ से भी कतई कोई वास्ता उसका नहीं था। उस बाजारू लड़की ने मेरे बेटे को तबाह कर दिया। मेहता व्याकुलतापूर्वक उसे देख रहा था लेकिन बोला कुछ नहीं। तबाह कर दिया? अजय बोला। हाँ, नैतिक रूप से। उसने किसी चुड़ैल की तरह अनिल के दिलो दिमाग को अपने वश में कर लिया था। अगर उसका जादू मेरे बेटे पर नहीं रहा होता तो मेरे बेटे ने हरगिज़ पैसा नहीं ले जाना था। मेहता अपनी कुर्सी में तनिक आगे झुक गया। आप कौन से पैसे की बात कर रही है? उस पैसे की जो अनिल अपने पिता का चुरा कर ले गया था। इस बात की वजह से मैं अपने आप से भी इतनी शर्मिंदा हूँ कि कभी किसी से इसका जिक्र तक नहीं किया। मिसेज दीवान ने गहरी सांस ली। लेकिन अब उसके बारे में भी मैं उसे माफ़ कर सकती हूँ। कितना पैसा था? अजय ने पूछा। करीब 3 लाख। नगद? हाँ, मेरे पति आदतन 4-5 लाख रुपए घर में ही रखा करते थे। कहाँ? स्टडी में, अपने प्राइवेट सेफ में। सेफ का कॉम्बिनेशन डेस्क के एक ड्रॉअर में कागज़ पर लिखा रखा रहता था। अनिल को इसका पता लग गया होगा और उसने सेफ खोल ली। वहाँ मौजूद नगद रकम के अलावा वह वहाँ रखे मेरे जवाहरात के जड़ाऊ जेवर भी निकाल के ले गया। आपको यकीन है ये उसी का काम था? हाँ, अनिल के आने से पहले तक वो सब सेफ में ही था। उसके जाने के बाद पैसा निकालने के लिए सेफ खोली तो खाली पड़ी मिली। यही वजह है कि वह कहीं जा छुपा और कभी हमारे पास वापस नहीं लौटा। मेहता के चेहरे पर विचारपूर्ण भाव थे। शायद वह भी अजय की भांति यही सोच रहा था कि करीब 23 साल पहले 3 लाख रुपए की नकद के साथ सलीमपुर के स्लम एरिया में रहना खुद को मौत के हवाले करना जैसा था। आपके पास अपने बेटे की कोई ऐसी फ़ोटो है जो उसके गुम होने से बहुत ज़्यादा दिन पहले नहीं खींची गई थी? ज़रूर होगी। कोमिला आने वाली है, उससे तलाश करा दूंगी। आपके विचार से आपका बेटा कहाँ गया हो सकता था या किससे मिला हो सकता था? कॉलेज छोड़ने के बाद से उसकी ज़िंदगी के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। उसने अच्छे लोगों का साथ छोड़ दिया था। घटिया लोगों की संगत में रहकर वो खुद को गिराता चला गया। मुझे अफसोस है। मेरे बेटे को कभी और तंगी भरी बदहाल ज़िंदगी जीने वाले लोगों के बीच रहना पसंद था।
इस पर पर्दा डालने की कोशिश में वह अजीब अजीब बातें किया करता था कि आम आदमी से जुड़कर उन्हीं के बीच रहना चाहता है, शायरी करेगा और आम आदमी का शायर कहलाएगा। ऐसी ही और भी बेवकूफ़ाना बातें करता था। उसकी असली दिलचस्पी गंदगी में थी। हालांकि उसकी सही परवरिश करने में हमने कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी थी, मगर उसकी रुझान गंदगी की ओर ही बढ़ते रहे। मिसेस दीवान इतनी उत्तेजित हो गई थी कि उसका चेहरा तनावपूर्ण था और सांसें अव्यवस्थित। शांत हो जाइए मैडम, मेहता उसकी ओर झुककर दिलासा देने वाले अंदाज में बोला। ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं अनिल को वापस पाना चाहती हूँ। मेरा अपना कोई नहीं है। करोड़ों की जायदाद और कारोबार की मालकिन होते हुए भी मैं कंगाल हूँ। इस सब का वारिस मेरा इकलौता बेटा मुझसे छीन लिया गया। हम उसे वापस लाने में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ेंगे। मैं मानती हूँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है देवराज। से दीवान का मूड फौरन बदल गया। उसने अपना सर मेहता की ओर झुका लिया, मानो उसके कंधे पर टिकाना चाहती थी। मैं बेवकूफ़ और बदमिजाज बूढ़ी औरत हूँ। तुम हमेशा मेरे लिए अच्छे रहे हो। अनिल जब वापस आएगा तो वह भी मेरे लिए अच्छा ही साबित होगा। हालांकि मैं उसे बहुत बुरा कहती रही हूँ, लेकिन वह एक अच्छा लड़का था। अपनी बुढ़िया माँ की जातियाँ बुलाकर वह फिर से मेरे गले लग जाएगा। उसने कुछ इस ढंग से ये बातें दोहराई मानो उसे उम्मीद थी कि उसके ऐसा कहते रहने से बातें सच हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा मैडम, मेहता ने कहा और उठकर उसका हाथ दबा दिया। दौलतमंद बूढ़ी औरतों के प्रति आदमियों की इतनी ज़्यादा नज़दीकी को अजय एक हद तक शक की निगाह से देखता था, लेकिन यह मेहता के धंधे का हिस्सा था। मुझे भूख लगी है, वह बोली। मेरा लंच अभी तक क्यों नहीं आया? अपनी लंबी कुर्सी में आगे खिसक कर मेज़ पर लगा वॉल पुश दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक कि लंच नहीं आ पहुंचा। इसमें पूरे 5 मिनट लगे थे। चांदी की ढकी हुई ट्रे लेकर आने वाली वही युवती थी जिसे अजय बैडमिंटन कोर्ट में देख चुका था। अब वो प्रिंटेड शलवार सूट पहने थी और उसकी आंखों में सतर्कता के भाव थे। तुमने मुझे बहुत इंतज़ार कराया है कोमिला, मिसेस दीवान बोली। आखिर तुम कर क्या रही थी? आपके लिए लंच तैयार कर रही थी। उससे पहले रोज़ी मदान के साथ कुछ देर बैडमिंटन खेली थी। तुम दोनों खेलने में मसरूफ़ थी और मैं यहाँ बैठी भूखी मर रही थी। अब बेकार नाराज़ हो रही है आंटी, लंच के लिए देर तो नहीं हुई। इसका फैसला करने वाली तुम कोई नहीं हो। डॉक्टर मदान का कहना है कि सही वक्त पर सही खान पान मेरे लिए ज़रूरी है। आई एम सॉरी आंटी, आप बातचीत में बिजी थी, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। वह ट्रे हाथों में लिए अभी भी दरवाजे में खड़ी थी। ध्यान से देखने पर अजय ने नोट किया कि उसकी उम्र 40 से कम नहीं थी। बुद्ध बनी वहाँ क्यों खड़ी हो? कोमिला ने आगे आकर ट्रे मेज़ पर रखी और कवर हटा दिया। सलाद, सूप, एक चपाती और उबला हुआ चिकन। मिसेज दीवान ने खाना शुरू कर दिया। मेहता और अजय बाहर आकर सीढ़ियों के सिरे पर खड़े हो गए जो नीचे प्रवेश हॉल तक जाती थी। तुम्हारा क्या ख्याल है अजय? मेहता ने सिगरेट सुलगाकर पूछा। अजय ने भी प्लेयर्स गोल्ड लीफ का पैकेट निकाल कर एक सिगरेट सुलगा ली। मेरे विचार से वक्त और पैसा बर्बाद करने वाली बात है। यह तो मैं भी तुम्हें बता चुका हूँ। फिर भी तुम चाहते हो कि मैं इस केस पर काम करूं? इसके अलावा और चारा भी क्या है? तुम अब देख चुके हो कि मिसेस दीवान अपने बेटे को वापस पाने के लिए किस कदर मरी जा रही है। क्या तुम उसकी याददाश्त पर भरोसा कर सकते हो? वह बूढ़ी और बीमार है। जो बातें उसने बताई है वे 23 साल पुरानी है। क्या तुम्हें यकीन है कि अपने बेटे द्वारा रकम उड़ाई जाने वाली बात जो उसने बताई है वो सही है? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि न तो वो झूठ बोलती है और न ही अभी उसकी याददाश्त कमज़ोर हुई है। अलबत्ता थोड़ी नाटकीयता उसमें ज़रूर है। उसकी उम्र कितनी है? करीब 70 साल। और उसके बेटे की? अगर वह जिंदा है तो 45 साल का होगा। लेकिन बुढ़िया को इस बात का एहसास नहीं है कि वो अपने बेटे के बारे में यूँ बातें करती है जैसे वो अभी भी लड़का ही है। यह इस कमरे में कब से है? जब से मैं इसे जानता हूँ, करीब 10 साल हो गए। कभी कभी जब इसका मूड अच्छा होता है, डॉक्टर मदान इजाज़त दे देता है तो कोमिला इसे कार में सैर करा लाती है। तब भी आमतौर पर यह अपने पति की समाधि तक ही जाती है। अनिल के घर से जाने के कुछ दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। मिसेस दीवान का कहना है कि अनिल की गलत हरकतों के सदमे में ही उनकी जान ले ली थी, जबकि कोमिला वर्मा का कहना है कि उसे हार्ट ट्रबल थी और उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। कोमिला वर्मा इस परिवार की रिश्तेदार है, दूर की रिश्तेदार है।
दीवान परिवार को अच्छी तरह जानती है और करीब 25 साल से मिसेज दीवान के साथ रह रही है। मुझे उम्मीद है कि उससे कोई बरामद जानकारी तुम्हें मिल सकती है। मैं उससे बात करूँगा। तभी कहीं टेलीफोन की घंटी बजी। फिर कोमिला वर्मा मिसेज दीवान के कमरे से निकली और उनके पास आ पहुंची। आपके लिए फ़ोन है, मिसेज मेहता का। क्या कह रही है? मेहता ने पूछा। कहा तो कुछ नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान लगती है। वो तो हमेशा ही रहती है। आप नीचे जाकर बात कर सकते हैं, वहाँ एक्सटेंशन लाइन है। जानता हूँ, यही करूँगा भी। मेहता उसके साथ किसी नौकर की तरह व्यवहार करता हुआ बोला। बाय द वे, ये मिस्टर अजय कुमार है, तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। और वह सीढ़ियाँ उतर गया। अभी? कोमिला ने अजय से पूछा। अगर आप वक्त निकाल सकती है। मिसेज दीवान का विचार है कि आप कुछ फ़ोटो और जानकारी मुझे दे सकती है। अनिल की फ़ोटो? हाँ, आपके पास है। आंटी ने मुझे रखने के लिए दी हुई है। जब भी वह अच्छे मूड में होती है, उन्हें देखना पसंद करती है। आप यहाँ नौकरी करती है? ऐसा ही समझ लीजिए। मतलब? मैं आंटी की पेड कंपेनियन हूँ। उसकी आंखों में एक संक्षिप्त पल के लिए असंतुष्टता भरी भाव चमक उभरी, लेकिन प्रगट में बोली, आंटी इतनी बुरी नहीं है। आज उनका मूड कुछ ठीक नहीं है। गुजरे दिनों को दोहराना उन पर भारी पड़ता है। यह ऐसा कर ही क्यों रही है? कुछ महीने पहले उन्हें तगड़ा हार्ट अटैक हुआ था। डॉक्टरों की दिन रात की मेहनत का ही नतीजा था कि वो बच गई। अब वह मरने से पहले अनिल को वापस पाना चाहती है। आप जानते हैं, आंटी ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। किस मायने में? आंटी नहीं चाहती थी कि अनिल अपने ढंग से ज़िंदगी गुजारे। अपनी मिल्कियत समझकर उस पर आंटी अपना ही अधिकार बनाए रखना चाहती थी। खैर, उन बातों को दोहराना नहीं चाहती। कोमिला वर्मा अपना होठ काट कर चुप हो गई। अजय को याद आ गया। डॉक्टर ने बताया था कि कोमिला उस वक्त अनिल के साथ चिपकी रहती थी। पूरा घर उस गुमशुदा आदमी के इर्द गिर्द कुछ इस ढंग से घूमता प्रतीत होता था मानो वह कल ही गुम हुआ था। नीचे प्रवेश हॉल में तेज कदमों की आहट सुनकर अजय ने नीचे झांका तो मेहता तेजी से प्रवेश द्वार खोलकर बाहर जाता दिखाई दिया। ये कहाँ चला गया? अजय ने पूछा। शायद घर। उसकी वो पत्नी। कोमिला हिचकिचाई, फिर बोली, उसे इमरजेंसी क्रिएट करते रहने की आदत है। पुनः तनिक रुककर कहा, आप फ़ोटो देखना चाहते हैं तो मेरे कमरे में चलिए। कोमिला का कमरा इस कमरे की बगल में था जिसमें मिसेज दीवान थी। अजय उसके साथ भीतर दाखिल हुआ। कमरे का फर्नीचर पुराना न होकर आधुनिक था। दीवारों पर मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग्स लगी थी। बुक शेल्फ पर नए नॉवल सजे थे। कोने में लकड़ी के पार्टीशन की दूसरी ओर आरामदेह बिस्तर पलंग पर बना हुआ था। कोकिला ने एक अलमारी से फ़ोटो का लिफाफा निकाला। सबसे पहले तो वो फ़ोटो दिखाओ जो उसके जाने से पहले लेटेस्ट थी, अजय ने कहा। कोकिला ने एक फ़ोटो अलग करके उसे दे दी। फ़ोटो स्टूडियो की खिंची हुई थी। उसके मुताबिक अनिल दीवान काफ़ी हैंडसम था। गोरा रंग, काले घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, घनी भौहें, लंबी नाक, भरे भरे होठ और लड़कियों जैसी गोल ठोड़ी। उसके आधार पर उसके चरित्र या व्यक्तित्व का अनुमान लगा पाना मुश्किल था। अलबत्ता उसकी मुस्कुराहट कहती प्रतीत हो रही थी, दुनिया की कोई परवाह मुझे नहीं है। यह उसके ग्रेजुएशन ईयर की फ़ोटो है, कोमिला बोली। लेकिन उसने ग्रेजुएशन तो पूरी की ही नहीं थी। हाँ, यह उसके कॉलेज छोड़ने से पहले की है। उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट क्यों नहीं की? अपने माता पिता की वजह से। उन्होंने उसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए मजबूर किया था, जबकि इसमें उसकी कोई रुचि नहीं थी। 3 साल तक तो वह किसी तरह इससे चिपका रहा, लेकिन फाइनल ईयर में डिग्री लेने से इनकार कर दिया। क्या वह पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर था? नहीं, वो बहुत ही तेज़ दिमाग था। उसके कुछ एक प्रोफेसर उसे ब्रिलियंट समझते थे, लेकिन इंजीनियरिंग में नहीं। अगर करना चाहे तो ऐसा कोई काम नहीं था जिसे वह नहीं कर सकता था। उसकी असली दिलचस्पी साहित्य में थी। वह राइटर बनना चाहता था। मुझे लगता है आप उसे अच्छी तरह जानती थी। बेशक, हालांकि उन दिनों दीवान परिवार के साथ मैं नहीं रहती थी, लेकिन अक्सर आंटी से मिलने आया करती थी, खास तौर पर जब अनिल छुट्टियों में यहाँ आता था। वो बातचीत करने में माहिर था और मुझसे बहुत बातें किया करता था। उनका हुलिया बता सकती हो? उसकी फ़ोटो देखी तो है आपने? और फ़ोटो है? उन्हें भी देख लूँगा। अभी तो आपसे उसके बारे में जानना चाहता हूँ। आप जोर दे रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगी। कोमिला ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो यादों की किताब के पुराने पन्ने पलटती हुई बोली। वो बहुत ही हैंडसम, चार्मिंग और लवली युवक था। उसके गहरे मजबूत जिस्म का अनुपात सही था। बाल घुंघराले थे, माथा ऊंचा और गर्दन तनिक लंबी थी।
कोमिला के बताने के ढंग से अनिल के प्रति उसकी भावनाओं का साफ पता चल रहा था। उसकी आंखें कैसी थी? अजय ने पूछा। कोमिला ने अपनी आंखें खोली। बड़ी बड़ी, काली और गहरी, किसी कवि या शायर जैसी। वह तारीफी लहजे में बोली। आई सी। अजय ने औपचारिकता छोड़कर सीधा सवाल किया। क्या तुम उससे प्यार करती थी? कोमिला चौंकी। तुम समझते हो मैं इसका जवाब दूंगी? जवाब तुम दे चुकी हो। तुमने बताया है कि वह तुमसे काफ़ी बातें किया करता था। क्या उसने अपनी भविष्य की योजनाएं के बारे में भी बताया था? सिर्फ मोटे तौर पर। वह कहीं दूर जाकर लेखन कार्य करना चाहता था। दूर कहाँ जाकर? किसी भी एकांत और शांत स्थान में। वो स्थान हमारे देश से बाहर भी कहीं हो सकता था। नहीं, विदेश जाने वाले लोगों से उसे नफरत थी। उसे अपने देश से बेहद प्यार था। वो यही रहना चाहता था। हमेशा गरीब और मजदूर तबके के लोगों के हक की बातें किया करता था। वो कम्युनिस्ट था। सुनने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन वो कम्युनिस्ट नहीं था। उसका मानना था कि दौलतमंद खानदान का होने ने उसे ज़िंदगी से काट दिया था। उसे समाज के तथाकथित उच्च वर्ग के रईसी चोचलों और दिखावे से नफरत थी। यही वजह थी कि कॉलेज में जहाँ सभी धनी परिवारों के लड़के लड़कियाँ थे, वह खुश नहीं रहता था। वह अक्सर कहा करता था कि मामूली लोगों के बीच उन्हीं की तरह रहना चाहता है। लगता है ऐसा करने में वो कामयाब भी हो गया था। अजय बोला। क्या उसने कभी अपनी पत्नी के बारे में भी तुमसे बात की थी? उसके चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट उभरी। जबरन पैदा की गई थी। नहीं, मुझे तो ये भी पता नहीं था कि वह शादी कर चुका था या ऐसा करने का कोई इरादा था। अजय को गौर से अपनी ओर देखता पाकर उसका ध्यान अपनी तरफ से हटाने के लिए कोमिला ने और फोटो उसे दे दिए। उनमें से अधिकांश फोटो में अनीता को अलग अलग काम करते दिखाया गया था। घुड़सवारी करते हुए, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने चट्टान पर बैठे हुए, चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए, टेनिस रैकेट को थामे वगैरह। उसके शौक क्या थे? लिखना, पढ़ना और लिखना। इसके अलावा टेनिस, स्विमिंग नहीं। उसे स्पोर्ट्स से चिढ़ थी। स्पोर्ट्स से मेरी दिलचस्पी का भी वह मजाक उड़ाया करता था। और शराब और औरतें? डॉक्टर मदान का कहना है कि वह प्ले बॉय था। डॉक्टर मदान उसे कभी नहीं समझ सके। कोमिला बोली। अनिल के औरतों के साथ ताल्लुकात थे और मैं समझती हूँ शराब भी वह पीता था, लेकिन इसकी एक वजह थी और इस मामले में उसके कुछ उसूल थे। ये तुमसे अनिल ने कहा था? हाँ, और ये सच है। दरअसल उसका मानना था कि कवि या शायर बनने के लिए औरतों की सोहबत और शराब का जाती तजुर्बा होना ज़रूरी है। सभी मशहूर शायरों की ज़िंदगी में औरत और शराब की एक अहम जगह रही है। अजय की ये थ्योरी सनकी या बचकाना दिमाग की उपज लगी। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, वो बोला। क्या तुम उन औरतों में से किसी से मिली थी जिनके साथ अनिल के संबंध बढ़े? नहीं, वह उन्हें यहाँ कभी नहीं लाया। अपनी पत्नी को तो वह यहाँ लाया था। जानती हूँ। उन दिनों यहाँ से दूर मैं अपने स्कूल में थी जब ये हुआ था। क्या हुआ? भयानक विस्फोट, कोमिला ने जवाब दिया। दीवान अंकल ने अनिल से साफ साफ कह दिया था कि यहाँ से चला जाए और दोबारा कभी अपनी सूरत उन्हें न दिखाए। दीवान अंकल पुराने ख्यालात वाले थे और ख़ानदान की मान मर्यादा को ही सब कुछ समझते थे, लेकिन अनिल अपने ढंग से जीना चाहता था। वह चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। ये अक्टूबर 1971 की बात है। क्या इसके बाद अनिल से कभी तुम्हारी मुलाकात हुई थी? नहीं, मैं यहाँ से दूर अपने स्कूल में थी। उसकी कोई खबर तुम्हें मिली? मेरा मतलब है कोई चिट्ठी वगैरह? कोमिला ने इनकार करना चाहा, फिर अपना इरादा बदल दिया। उसी साल दिसंबर में उसका एक खत मुझे मिला था। शायद पहले या दूसरे हफ्ते की बात है, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियों के बाद मैं वापस स्कूल नहीं गई थी। खत में क्या लिखा था? सिर्फ यही कि वह मज़े में था और उसकी पहली कविता सलीमपुर की एक मैगज़ीन में छप चुकी थी। उस मैगज़ीन की एक कॉपी भी उसने भेजी थी। देखना चाहते हो? हाँ। कोमिला ने अपनी बुक रैक पर रखा लिफाफा उठाकर खोला और मैगज़ीन निकाल ली। मैगज़ीन का नाम था नई कविताएं। कोमिला ने एक खास पेज पर खोलकर मैगज़ीन उसे दे दी। कविता का शीर्षक था चंदन और लिखने वाले का नाम था शिशिर शर्मा। कविता में किसी स्त्री की सुंदरता का वर्णन किया गया था और उसे चंदन जैसी पवित्र और खुशबूदार बताया गया था। कविता अच्छी थी, अजय को पसंद आ गई। ये अनिल दीवान ने लिखी थी? हाँ, लेकिन इसमें तो लिखने वाले का नाम शिशिर शर्मा दिया है। लेखक के तौर पर अनिल यही नाम इस्तेमाल करता था।
परिवार द्वारा दिए गए अपने असली नाम को वह इससे दूर ही रखना चाहता था। यह मैगज़ीन उसने भेजी कहाँ से थी? मैगज़ीन सलीमपुर से प्रकाशित हुई थी, वहीं से अनिल ने भेजी थी। इसके अलावा उसका कोई और समाचार तुम्हें नहीं मिला? नहीं। क्या मैं ये फ़ोटो और मैगज़ीन रख सकता हूँ? बाद में लौटा दूंगा। इससे अनिल को ढूंढने में मदद मिल सकती है। हो सकता है। मैंने सुना है वह सलीमपुर में रहने गया था। तुम्हारे पास उसका लास्ट एड्रेस है? एड्रेस तो मेरे पास था, लेकिन वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि अनिल के चले जाने के साल भर बाद मैं वहाँ गई थी। स्लम एरिया का बहुत पुराना इलाका था। रिहाइश के लिए खतरनाक घोषित करके उसे खाली कराया जा चुका था और उन दिनों डिमोलिश किया जा रहा था। अनिल को ढूंढने की कोई और कोशिश की थी तुमने? करना तो चाहती थी, लेकिन डरती थी। उन दिनों मेरी उम्र 17 साल थी। तुम वापस स्कूल क्यों नहीं गई? एक तो मेरी अपनी ही इच्छा नहीं थी, दूसरे आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। आंटी ने मुझे अपने पास ही रोक लिया था। मेरा स्कूल का सारा खर्चा वह ही उठा रही थी, इसलिए इनकार नहीं कर सकी। और तब से तुम यही रह रही हो? हाँ। तभी दीवार के दूसरी ओर से मिसेस दीवान ने पुकारा, कोमिला, कोमिला, क्या कर रही हो? यहाँ आओ। मैं चलती हूँ, कोमिला ने कहा। वह अजय सहित बाहर निकली और अपना कमरा लॉक करके सिर झुकाकर बगल वाले कमरे की ओर चली गई। अजय सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। डॉक्टर मदान की बेटी अजय को सीढ़ियों में मिल गई। आप ही वो डिटेक्टिव है? वो मुस्कुराकर बोली। हाँ, मैं ही हूँ। मेरा नाम अजय कुमार है। मैं रोज़ी मदान हूँ। आपको यकीन है मिस्टर अनिल दीवान का पता लगा लेंगे? कोशिश तो कर ही सकता हूँ। यानी आपको कामयाबी की ज़्यादा उम्मीद नहीं है? ज़्यादा उम्मीद की ही नहीं जा सकती। फिर भी आप पूरी कोशिश करेंगे? तुम्हारे लिए इसकी क्या अहमियत है? तुम्हारी उम्र इतनी कम है कि तुमने तो उसे देखा भी नहीं होगा। आंटी के लिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। उन्हें आंटी पुकारती हूँ, लेकिन खुद को उनकी नीज़ मैंने कभी महसूस नहीं किया। मेरे विचार से वह कुछ गर्म मिजाज की है। सच बात तो यह है, वह नहीं जानती कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उनके सोचने का अपना अलग ही तरीका रहा है। रोज़ी तनिक रुक कर बोली, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रही हूँ। आपको उनके बारे में मेरा इस ढंग से बातें करना शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं दिल से उनका भला चाहती हूँ और उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। इसीलिए जब भी वह मुझे कुछ पढ़कर सुनाने के लिए कहती है, मैं सुना देती हूँ। अच्छा करती हो। मुझे एक फ़ोन करना है। पास ही कोई टेलीफोन है? रोज़ी ने सीढ़ियों के नीचे की ओर संकेत कर दिया। अजय उसकी बगल से गुजर कर नीचे पहुंचा। पुराने मॉडल का एक टेलीफोन उपकरण छोटी सी गोल मेज़ पर रखा था। अजय ने पास ही रखी स्थानीय डायरेक्टरी में देखकर मेहता का नंबर डायल किया। देर तक इंतज़ार करने के बाद दूसरी ओर से रिसीवर उठाया गया। फिर पुनः इंतज़ार करने के बाद मेहता का कुछ ऐसा स्वर सुनाई दिया मानो वो रोता रहा था। देवराज मेहता स्पीकिंग। अजय बोल रहा हूँ। तुम तो बिना कुछ बताए गोल हो गए यार। इतना तो सोच लेते कि प्राइवेट डिटेक्टिव किसी केस में काम शुरू करने से पहले एडवांस और खर्चे के लिए पैसा भी लेते हैं। मुझे कम से कम 25,000 रुपये चाहिए। लाइन पर क्लिक की आवाज़ हुई। फिर पैरेलल कनेक्शन पर डायल घुमाने की आवाज़ सुनाई दी और फिर एक स्त्री का स्वर सुनाई दिया, मुझे पुलिस को फ़ोन करना है। रिसीवर रख दो, मेहता बोला। नहीं, चीखती सी आवाज़ में कहा गया। वो मेहता की पत्नी की आवाज़ थी। मुझे पुलिस को फ़ोन करना है। पुलिस को मैं फ़ोन कर चुका हूँ, तुम रिसीवर रख दो। कॉल अटेंड कर रहा हूँ। लाइन पर रिसीवर रखा जाने की आवाज़ सुनकर अजय बोला, यू आर स्टिल देयर मेहता? यस, मेहता का हाफता सा स्वर उभरा। यह एक हादसा हो गया है। तुम्हारी पत्नी के साथ? नहीं, लेकिन वो बेहद परेशान है। हुआ क्या? मेरे नौकर पीटर को चाकू भोंक दिया गया। वो मर चुका है। चाकू किसने भोंका? ये ठीक से पता नहीं लग सका। मेरी पत्नी ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रही है। ऐसा लगता है कोई बदमाश आया था और जैसे ही पीटर ने दरवाज़ा खोला उसे चाकू भोंक दिया गया। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, कहकर अजय ने संबंध विच्छेद कर दिया। गोल्डन हिल का इलाका काफ़ी बड़ा था और अजय वहाँ के भूगोल से अपरिचित था। सभी घुमावदार पहाड़ी सड़कें एक ही जैसी प्रतीत होती थी। अजय ने एक बार गलत टर्न लिया और भटक गया। कुछ देर इधर उधर चक्कर काटने के बाद वह एक पहाड़ी पर दिशा ज्ञान के लिए रुक गया। कार से निकलकर उसने चारों ओर निगाहें दौड़ाई। बाईं ओर कोई मील भर के फासले पर हरे पीले रंग की छत दिखाई दी, जो मेहता की कोठी की छत जैसी नजर आ रही थी। दाईं ओर काफ़ी नीचे घाटी में एक संकरी सड़क सांप की भांति बल खाती हुई जाती दिखाई दी। सड़क और पेड़ों के झुरमुट के बीच में आग की ऊंची लपटें उठी और गायब हो गई।
उसका स्थान काले धुएं ने ले लिया। उधर ही देखता अजय अपनी फिएट में सवार होने के लिए बढ़ा तो तेज धूप में धातु चमकती नजर आई। प्रत्यक्षतः गहरे खड्ड में पड़ी एक कार जल रही थी। अजय उसी दिशा में कार ड्राइव करने लगा। सड़क पर पहुंचकर वह दाईं ओर मुड़ गया। दूर से आती फायर ब्रिगेड की गाड़ी के सायरन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। जलती कार से उठता हुआ धुआं घना होकर पेड़ों के ऊपर फैलता जा रहा था। उसी तरह निगाहें जमाए अजय अगर ऐन वक्त पर नहीं संभलता तो उसकी फिएट ने एक आदमी को कुचल ही डालना था। सामने से सिर झुकाए वह यूं ही उसी की ओर आ रहा था, मानो गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह भारी मजबूत जिस्म वाला युवक था। अजय ने हॉर्न बजाकर ब्रेक लगा दिए। फिएट रुक गई। आगंतुक तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसकी बाई बाह बेजान सी झूल रही थी और उंगलियों से खून टपक रहा था। उसने अपना दायां हाथ कोट के सामने वाले हिस्से के अंदर घुसेड़ा हुआ था। वो ड्राइविंग सीट वाले दरवाजे से आ सटा। मुझे लिफ्ट दे सकते हो? उसने पूछा। अजय ने देखा उसके बाल आंखों पर झूल रहे थे और चेहरे से भी खून बह रहा था। तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया? अजय ने पूछा। हाँ, वो कराहता सा बोला। अंदर आओ। अजय ने दूसरे दरवाजे की ओर इशारा किया। उधर से आ सकते हो? नहीं, इधर से ही आ सकता हूँ। अजय भाग गया। उसका इरादा फिएट को लेकर भागने का था। उसने इग्निशन लॉक में लगी चाबियां निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घायल युवक ज़्यादा फुर्तीला निकला। उसने दाएं हाथ से पिस्तौल निकालकर खुली खिड़की से अजय पर तान दी। चाबियां वहीं रहने दो, उसने चेतावनी दी, और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाओ। उसके लहजे से जाहिर था कि वह पेशेवर बदमाश था। विवश अजय ने दरवाज़ा खोला और कार से बाहर आ गया। पैदल जाओ, दूसरा आदेश दिया गया। अजय हिचकिचाया। पिस्तौलधारी पूर्णतया सावधान था और उसके हाव भाव से जाहिर था कि वह बेहिचक उसे शूट कर सकता था। जाओ। पिस्तौल से शहर की दिशा में संकेत करके वह बोला। उलझने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। अजय को आदेश पालन करना पड़ा। वह इंगित दिशा में चल दिया। पीछे फिएट का इंजन गरजा। अजय फौरन सड़क से नीचे उतर गया। घायल युवक ने फिएट दाईं ओर की सड़क पर मुड़ी और सायरनों की आवाज़ से विपरीत दिशा में दौड़ा ले गया। मन ही मन अपनी लापरवाही पर खुद को कोसता अजय सड़क पर सीधा चलता रहा। जब तक वह उस स्थान पर पहुंचा, आग बुझाई जा चुकी थी। फायरमैन हौज पाइपों को वापस यथास्थान रख रहे थे। अजय ड्राइविंग सीट पर मौजूद ड्राइवर के पास पहुंचा। तुम्हारे पास वायरलेस है? उस आदमी ने सिर से पांव तक अजय को घूरा। हाँ, क्यों? एक आदमी मेरी कार उड़ा ले गया। मेरा ख्याल है वह वही आदमी था जो नीचे पड़ी उस कार को चला रहा था। मैं हाईवे पुलिस को इत्तला देना चाहता हूँ। बाद में पुलिस स्टेशन जाकर लिखित रिपोर्ट कर दूंगा। डिटेल्स बताओ, मैं उन्हें बताता हूँ। अजय ने अपनी कार का नंबर, मेक, रंग वगैरह बता दिए। साथ ही उस घायल युवक का भी हुलिया बता दिया। ड्राइवर ने वायरलेस सेट पर मैसेज पास कर दिया। सड़क से नीचे उतरकर अजय खड्ड में पड़ी कार के पास पहुंचा। करीब 6 साल पुरानी काली कांटेसा थी। सड़क से नीचे उलटकर ढलान पर टायरों के गहरे निशान बनाती हुई वो खड्ड में गिरी थी। सामने वाला हिस्सा विशाल पत्थर से टकरा जाने के कारण कार रुक गई थी। एक अगला टायर फट गया और विंड स्क्रीन क्रैक हो गया था। आग लगने की वजह से फिनिशिंग बर्बाद हो गई थी। अगले दोनों दरवाजे खुले पड़े थे। गनीमत थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने समय पर पहुंचकर आग पर जल्दी काबू पा लिया था। पेट्रोल टैंक सही सलामत था और कार बॉडी टेढ़ी हो चुकी थी। नंबर प्लेट पर अंकित नंबर को मन ही मन दोहराता हुआ अजय अगली सीट पर बैठ गया। उसने ग्लोब कंपार्टमेंट खोलकर देखा, वो खाली था। ऊपर सड़क पर एक अन्य कार टायरों को छिखाती हुई आ रुकी। 2 वर्दीधारी पुलिसमैन नीचे कूदे और ढलान से उतरकर वही आ पहुंचे। उन दोनों के हाथों में अपनी सर्विस रिवॉल्वरें तनी थी। ये कार तुम्हारी है? उनमें से एक एसआई नजर आने वाले ने अधिकारपूर्वक पूछा। नहीं, अजय ने जवाब दिया और अपने साथ गुजरा वाकया बताना शुरू किया तो एसआई ने डपट दिया। बको मत, हाथ ऊपर उठाकर बाहर निकलो। अजय कार से बाहर आ गया। दोनों हाथ उठाए। एसआई ने रिवॉल्वर ताने रखी। उसके मातहत हेड कांस्टेबल ने अजय की जेबें थपथपाई और उसका पर्स, आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह निकाल कर एसआई को दे दिए। अब तक फायरमैन भी वहां आ पहुंचे थे। कौन हो तुम? हेड कांस्टेबल ने पुलिसिया लहजे में पूछा। तुम्हें क्या नजर आ रहा हूं? अजय कुपित स्वर में बोला। पागल, हेड कांस्टेबल ने कहा। फिर एसआई से बोला, आपको याद है मैंने कहा था चाकू भोंकने वाला कोई सिरफिरा रहा होगा? एसआई अजय की जेब से मिली चीज़ों को देख रहा था।
इस ड्राइविंग लाइसेंस के मुताबिक इसका नाम अजय कुमार है। ये पार्क स्ट्रीट विराटनगर का रहने वाला है और पेशे से प्राइवेट डिटेक्टिव है। लेकिन ये लाइसेंस के कागजात जाली भी हो सकते हैं। अजय समझ गया, गुस्सा करने से स्थिति बिगड़ सकती है। जाहिर था कि अजनबियों पर शक करना और उन्हें अपने अधिकार की सीमा दिखाना उन पुलिस वालों की आदत थी। ये जाली नहीं है, वो बोला। मेरा नाम अजय कुमार है। मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और मशहूर वकील देवराज मेहता के लिए काम कर रहा हूँ। देवराज मेहता, एसआई ने कहा और अर्थपूर्ण निगाहों से हेड कांस्टेबल को देखने के बाद बोला, तब तो तुम्हारी ये चीज़ें लौटानी पड़ेगी। लो। अजय ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। पास ही खड़े हेड कांस्टेबल ने अपनी बेल्ट में खुसी हथकड़ियाँ निकालकर फुर्ती से उसकी कलाई में डालकर लॉक कर दी। दूसरी कलाई भी आगे करो। अजय को और ज़्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन स्थिति की नज़ाकत को देखते हुए उसे जब्त करना पड़ा। उसने चुपचाप अपनी दूसरी कलाई भी आगे कर दी। उसमें भी हथकड़ी पहना दी गई। तभी अजय ने पहली बार देखा कि उसकी एक उंगली पर खून लगा हुआ था। एसआई ने उसकी चीज़ें उसके कोट की जेब में डाल दी। चलो, उसने आदेश दिया। अजय को आदेश पालन करना पड़ा। वे सब ऊपर सड़क पर आ गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी का ड्राइवर खिड़की के बाहर गर्दन निकाल कर बोला, इसका पूरा ध्यान रखना। बड़ा ही घाक आदमी लगता है। मुझे इसने अपनी कार चोरी जाने की कहानी सुनाई थी और मैं इसके झांसे में आ गया था। हम नहीं आएंगे। ऐसे लोगों को हम देखते ही पहचान जाते हैं, एसआई ने कहा और अपने एक कांस्टेबल को वहीं रहकर कांटिसा की निगरानी करने की हिदायत दे दी। इसने किया क्या है? ड्राइवर ने पूछा। एक आदमी को चाकू भोंक दिया। ओह, मैं तो इसे शरीफ आदमी समझ बैठा था। अजय सहित पुलिस कार में सवार होकर पुलिस दल चल दिया। पिछली सीट पर अजय की बगल में बैठे एसआई ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? कैसा? पीटर बेंजामिन को चाकू क्यों भोंका? मैंने उसे चाकू नहीं भोंका। तुम्हारे हाथ पर खून लगा है, ये कहाँ से लगा था? शायद कांटेसा से लगा होगा। तुम्हारा मतलब है अपनी कार से? वो मेरी कार नहीं है। झूठ मत बोलो। मेरे पास एक गवाह है जिसने तुम्हें घटनास्थल से उस कार में भागते देखा था। उस कार में मैं नहीं था। उसमें जो आदमी था वो थोड़ी देर पहले मेरी कार छीन कर भाग गया। सच बताओ, एसआई बोला। क्या किसी औरत का लफड़ा था? नहीं। पैसे का कोई चक्कर था? नहीं। फिर क्या बात थी? कोई तो वजह रही होगी। असल बात यह है कि तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। ओह, तो फिर सही समझा दो। मैं बता चुका हूँ, मेरा नाम अजय कुमार है। मैं लाइसेंस्ड प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और देवराज मेहता के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे सरासर गलत अरेस्ट करने की वजह से तुम लोग परेशानी में पड़ सकते हो, इसलिए मेहरबानी करके अपने ये कंगन मेरे हाथ से उतार लो। एसआई कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर विचारपूर्ण भाव उत्पन्न हो गए और वह बेचैनी सी अनुभव करता प्रतीत होने लगा। कार उस पहाड़ी सड़क पर चढ़ना आरंभ कर चुकी थी जो सीधी मेहता की कोठी पर जाती थी। जल्दी ही वे कोठी के सम्मुख आ रुके। वहाँ मौजूद एक अन्य पुलिस कार से मेहता नीचे उतरा। उसके पीछे सादा लिबास में भारी बदन का एक अधेड़ आदमी था। मेहता का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो बेहद परेशान नजर आ रहा था। यहाँ पहुँचने में बड़ी देर लगाई तुमने? उसने कहा। फिर उसकी निगाह अजय के हाथों में लगी हथकड़ियों पर पड़ी। ओह माय गॉड! भारी बदन के आदमी ने उसकी बगल से गुजरकर कार का दरवाज़ा खोला। ये सब क्या है? एसआई की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई। नज़र आने लगी। हमने एक सस्पेक्ट को पकड़ा है सर, एसआई कार से उतरता हुआ बोला। इसका कहना है कि ये प्राइवेट डिटेक्टिव है और मिस्टर मेहता के लिए काम कर रहा है। प्रत्यक्षतः भारी बदन वाला पुलिस इंस्पेक्टर था। ये आपका आदमी है? उसने मेहता से पूछा। ऑफकोर्स। हथकड़ियाँ उतारो। अब तक अजय भी कार से बाहर आ गया। हेड कांस्टेबल पहले ही उतर चुका था। उसने अजय की हथकड़ियाँ खोल दी। एसआई ने शर्म से सिर झुका रखा था। मैं इंस्पेक्टर वसंत सिंह रावत हूँ। भारी बदन वाला अजय से हाथ मिलाता हुआ बोला। जो हुआ उसके लिए तुमसे माफ़ी मैं नहीं मांगूंगा, क्योंकि गलतियाँ सभी से हो जाया करती है। मुझे भी आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, अजय बोला। लेकिन अब मेरी कार और उसे ले जाने वाला आदमी के बारे में कंट्रोल रूम के जरिए आदेश भिजवा दीजिए। किस आदमी की बात कर रहे हो? इंस्पेक्टर ने पूछा। अजय ने विस्तार पूर्वक बता दिया। उस काली कांटेसा के बारे में भी जांच कराइए। वो भी चोरी की कार हो सकती है। ठीक है। इंस्पेक्टर अपनी रेडियो कार की ओर बढ़ गया। कोठी के प्रवेश द्वार से मुश्किल से 10 फुट पर मृत पीटर बेंजामिन वहीं पड़ा था जहां वह गिरा था। आसपास में खून फैला हुआ था। उसके कोट का निचला हिस्सा भी खून से रंगा था।
एक पुलिस फोटोग्राफर विभिन्न कोनों से उसकी लाश की फ़ोटो ले रहा था। उसका काम खत्म हुआ तो अजय लाश के पास जाकर गौर से उसे देखने लगा। पीठ के बल पड़े पीटर के पेट के निचले भाग में एक ही लेकिन गहरा जख्म था। उसकी दाएं हाथ की उंगलियां मुड़ी होने के बावजूद हथेली पर भी किसी धारदार चीज़ से कटने के निशान थे। करीब 6 इंच फल वाला खून से सना एक चाकू भी पीटर के शरीर और सीधी फैली दाई बाह के बीच पड़ा था। इंस्पेक्टर रावत भी आ पहुंचा। क्या मैं लाश को छू सकता हूँ? अजय ने पूछा।